नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। बिना वक्त गवाए शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और अगले आधे घंटे आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जी हां, और मैं हूं राजीव शर्मा। अगले आधे घंटे में फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू होगा। पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप केस पर आज साकेत कोर्ट फैसला सुना सकता है। 4 आरोपियों विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार पर आज फैसला आ सकता है। 3 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली गैंगरेप केस के कुल 6 आरोपी थे। इनमें से एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली थी। एक नाबालिग आरोपी को पिछले दिनों जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की सजा सुनाई थी। आरोपियों पर रेप के अलावा हत्या का केस भी दर्ज किया गया था। दिसंबर की रात पीड़ित लड़की अपने दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत से सिनेमा देखकर बाहर निकली। उन्हें द्वारका जाना था। दोनों ऑटो पकड़कर मुनिरका तक पहुंचे, जहां उन्हें वो बस मिली जिसमें दरिंदे सवार थे। दरिंदों ने निर्भया के साथ चलती बस में रेप किया और उसके दोस्त को मारपीट कर अधमरा कर दिया। बाद में दोनों को चलती बस से बाहर फेंक दिया गया। सोलह दिसंबर की रात दरिंदगी का शिकार हुई निर्भया के माता पिता के दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की गई है। हमें तो बहुत उम्मीद है। हमें तो उम्मीद है कि उनको फांसी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा बर्बरता की, ऐसी दरिंदगी की है, तो इस दरिंदगी की तो सजा फांसी के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती। खबर यूपी से। यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। आज जस्टिस विष्णु सक्सेना को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 महीने में जस्टिस सक्सेना को रिपोर्ट देनी है। वो 27 अगस्त से 9 सितंबर के दौरान घटी घटनाओं की जांच करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर की हिंसा में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 गुटों में हुए हिंसक संघर्ष के बाद से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में अब तक 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने पूरी कोशिश की है और सेंट्रल फोर्स की भी बुला करके ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाई है, जिससे कि वहां किसी तरह की व्यवस्था ठीक हो और जो दंगाई लोग हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मुजफ्फरनगर में बिगड़े हालात की जांच के लिए राज्य सरकार ने 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। जांच का जिम्मा रिटायर्ड जस्टिस विष्णु सहाय को सौंपा गया है। आयोग 2 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में शांति बहाली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य की मांग पर केंद्र ने पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया करा दिए हैं। कांग्रेस नेता रहमान खान ने मुजफ्फरनगर की हिंसा को अखिलेश सरकार की नाकामी कहा। रहमान खान ने कहा कि इस हिंसा से सियासी फायदा उठाना बेहद दुखद है और ऐसे हिंसा के खिलाफ संसद से कड़े कानून पास होने चाहिए। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जायसवाल ने अखिलेश सरकार को हिंसा से निपटने में नाकाम बताया है। मुजफ्फरनगर हिंसा में नामजद किए गए बीजेपी विधायक संगीत सोम ने राज्य सरकार की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा कि फेसबुक पर हिंसा से जुड़ी एक वीडियो क्लिप लाइक करने के झूठे आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। संगीत सोम ने कहा कि ये वीडियो उन्होंने लाइक ही नहीं किया। योग गुरु रामदेव ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। हरिद्वार में रामदेव ने कहा कि यूपी सरकार मुजफ्फरनगर दंगा रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। इतना ही नहीं, रामदेव ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान 40 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं। उन्होंने अखिलेश पर एक खास समुदाय के तुष्टीकरण का आरोप लगाया।
मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात की है। पीएम ने अखिलेश से कहा है कि वो हिंसा रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। उधर मुजफ्फरनगर हिंसा पर राज्यपाल बीएल जोशी ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर अखिलेश सरकार से 24 घंटे के अंदर मुजफ्फरनगर की घटना पर रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले राज्यपाल बीएल जोशी ने मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर केंद्र को एक रिपोर्ट भेजी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने कोर्ट से खुद संज्ञान लेते हुए मामले में दखल की मांग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन से पूछा है कि वो इस मामले में क्यों दखल दें। मुजफ्फरनगर मामले में सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राजनीतिक दलों ने इस मामले को तूल दिया और अब वो माहौल बिगाड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर के 3 थाना इलाकों नई मंडी, कोतवाली और सिविल लाइंस में कर्फ्यू जारी है। चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस के जवान तैनात हैं। सेना ने शहर में फ्लैग मार्च भी किया। एहतियातन 3 दिन तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। मुजफ्फरनगर के डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा है कि अगले 48 घंटे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हालात नियंत्रण में हैं और हिंसा की नई खबरें कहीं से नहीं आई हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर अब अफसरों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। सहारनपुर के डीआईजी और कमिश्नर को भी हटा दिया गया है। साथ ही मुजफ्फरनगर से सटे शामली के एसपी का भी तबादला कर दिया गया है। वहीं मेरठ जोन के आईजी ब्रजभूषण को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर और शामली जिले के कई अधिकारियों पर गाज गिरा दी है। आईजी जोन, कमिश्नर, एसएसपी समेत शामली के एसपी पर गाज गिरी है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह और उनके सांसद बेटे जयंत चौधरी को मुजफ्फरनगर जाने से पहले ही रोक दिया गया। इन्हें गाजियाबाद में यूपी गेट पर तब रोका गया जब इनके समर्थकों ने खूब हंगामा भी किया। जयंत को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। मुजफ्फरनगर जा रहे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद को भी गाजियाबाद के पास यूपी गेट में ही रोक लिया गया। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ रविशंकर प्रसाद मुजफ्फरनगर जायजा लेने जा रहे थे। मुजफ्फरनगर में बड़ी हिंसा के बाद बीजेपी के 4 विधायकों और कांग्रेस के एक पूर्व सांसद पर केस दर्ज किया गया है। इनमें बीजेपी के विधायक हुकुम सिंह का नाम भी शामिल है। हुकुम समेत दूसरे नेताओं पर धारा 144 तोड़कर महापंचायत करने का आरोप है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए सीधे सीधे यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता राशिद दलवी ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सरकार हिंसा पर लगाम लगाने में नाकामयाब रही है। मुजफ्फरनगर हिंसा पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के बाद मेरठ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। एहतियातन स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया। जयपुर में आज नरेंद्र मोदी की रैली है। इस रैली का आयोजन स्वराज संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर किया जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी की इस रैली के बाद पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनेगा। मोदी की जयपुर रैली में अल्पसंख्यकों को भारी तादाद में बुलाने का मिशन रखा गया है। खबर ये भी है कि मुस्लिम पुरुषों को टोपी और महिलाओं को बुर्का पहनकर रैली में आने के लिए कहा गया है। ये ड्रेस कोड इसलिए रखा गया है ताकि दावा किया जा सके कि मोदी को मुस्लिमों का भी साथ है। बीजेपी की ओर से पीएम कैंडिडेट के लिए नरेंद्र मोदी की ताजपोशी तय हो गई है। आडवाणी के आशीर्वाद से मोदी के नाम का ऐलान होगा। खबर है कि संघ ने मोदी के नाम के लिए आडवाणी को राजी कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ऐसे संकेत दिए हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में मोदी के नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी मीटिंग की तारीखें तय नहीं हुई है। माना जा रहा है कि 16 दिसंबर से पहले ये बैठक हो सकती है। सभी सदस्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उपस्थित हों, इसके लिए बातचीत शुरू हो गई है। 17 सितंबर को मोदी का जन्मदिन है। पक्की खबर है कि 17 सितंबर से पहले मोदी की ताजपोशी का ऐलान हो जाएगा। इससे पहले 2 दिनों तक बीजेपी आरएसएस में चले महामंथन के बाद मोदी के नाम को हरी झंडी दे दी गई। समन्वय समिति की बैठक के बाद आरएसएस नेता मनमोहन वैद्य ने कहा कि मोदी के नाम पर कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं है। उधर मोदी के नाम पर शिवराज सिंह चौहान को भी मना लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रविवार को संघ नेता भैयाजी जोशी और मदन दास देवी ने शिवराज को फोन कर समझाया। 10 सितंबर को मोदी राजस्थान में होंगे तो 11 सितंबर को राहुल गांधी राजस्थान दौरा करेंगे। उदयपुर के सलमपुर में राहुल रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
जेल में बंद आसाराम के बाहर के खाने की मांग पर बने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश होगी। आज कोर्ट तय करेगा कि आसाराम को बाहर का खाना मिलेगा या नहीं। मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे आसाराम से जब मीडिया ने बात करने के लिए आगे बढ़े तो कैमरे पर उनका दर्द फूट पड़ा। उन्होंने खुद के खिलाफ चल रही कार्रवाई को जुल्म की इंतहा करार दिया। आसाराम की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। अब भिलाई से आसाराम की योग वेदांत समिति के अवैध कब्जे की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के खंडवा बना आसाराम का आश्रम भी सवालों के घेरे में आ गया है। जिला प्रशासन की जांच में खुलासा हुआ है कि आश्रम को अवैध तरीके से खेती की जमीन पर बनाया गया। इसके लिए प्रशासन ने न तो निर्माण की इजाजत ली और न ही डायवर्जन शुल्क चुकाया गया। एमपी के देवास में भी आसाराम के आश्रम पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। स्थानीय किसानों की जमीन कब्जाने की शिकायत के बाद पुलिस ने आश्रम की जमीन की नाप की। और उधर आसाराम की छिंदवाड़ा आश्रम को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि खुद को साधु बताकर 100 से ज्यादा बाहरी लोग इस आश्रम में रह रहे हैं। इनका कोई रिकॉर्ड न आश्रम के पास है और न ही पुलिस के पास। एमपी के देवास में बने आसाराम के आश्रम पर अवैध निर्माण की पुष्टि हो गई है। 2008 में आसाराम के अहमदाबाद आश्रम में 2 भाइयों की संदिग्ध मौत मामले में आसाराम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अघोरी सुखराम के साथ आसाराम की बातचीत की सीडी में आसाराम की आवाज होने की पुष्टि हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से भाजपा के साथ किसी भी तरह के संबंध होने की उम्मीद को खारिज किया है। नीतीश ने कहा कि चुनाव के बाद उनकी पार्टी किसके साथ होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। पाकिस्तान में छिपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए भारत ने अमेरिका से मदद मांगी है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे ने कहा कि दाऊद को पकड़ने के लिए साझा ऑपरेशन चलाया जाएगा और अमेरिका ने इसके लिए हरी झंडी भी दे दी है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल के 2 साथियों की सरगर्मी से तलाश हो रही है। भटकल का एक साथी तहसीन और दूसरा आतंकी राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े शहरों को दहलाने की फिराक में है। पंजाब सरकार की उधारी से तंग आकर पंजाब के सभी पेट्रोल पंप ने ऐलान किया है कि अगर उनको सरकार से बकाया 4 करोड़ रुपए नहीं मिलते तो प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल देना बंद कर देंगे। केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने फतेहपुर सीकरी जाकर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से अपने जूते पहने। अब्दुल्ला अपने पिता की 31वीं पुण्यतिथि में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। एक सीनियर मंत्री ने इस तरह के रवैये से उन पर सवाल खड़े कर दिए। प्यार में नाकाम रहने पर लड़की के मां बाप को गोली मारने वाले एक युवक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में रामलीला ग्राउंड में एक महिला का शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने जीटी करनाल रोड पर जाम लगा दिया। महिला के सिर पर चोट के निशान है। लोगों का आरोप है कि महिला का रेप करने के बाद हत्या की। दिल्ली से सहारनपुर जा रही ट्रेन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पंजाब के मुक्तसर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। फॉर्म भरने के लिए मदद के बहाने लड़के पीड़िता को अपने साथ बहला फुसला कर ले गए, फिर जबरदस्ती गैंगरेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अब तक फरार है। हरियाणा के सोनीपत में हुडा ऑफिस के 2nd फ्लोर पर देर रात आग लग गई। आग जिस फ्लोर पर लगी वहां राजीव गांधी एजुकेशन सिटी का सारा रिकॉर्ड जल गया। यूपी के चंदौली के रहने वाले सुनील सिंह का जापान में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया है। सुनील उन 3 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें इस प्रतियोगिता के लिए चुना गया। जम्मू के रियासी जिला में 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक लूटने वाला दरोगा पकड़ा गया है। दरोगा ट्रक वालों से उनके कागज मांग लेता था और फिर उन्हीं कागज के आधार पर किसी दूसरे ट्रक में माल लदवाता था और फिर उन्हें रास्ते में बेच देता था। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपसी रंजिश में भाई ने भाई का हाथ काट डाला। यहां करजा थाना क्षेत्र में 2 परिवारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में 3 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस का दामन एक बार फिर से दागदार हुआ है। राजौरी जिले के 4 जवानों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर गैर कानूनी हथियार रखने वाले और वसूली जैसे संगीन आरोप। यूपी पुलिस का शर्मसार कर देने वाला चेहरा सामने आया है। यहां के बुलंदशहर में चोरी के आरोपी की बजाय पुलिस आरोपी की बहन को पकड़ लाई और उसके साथ मारपीट की।
हरियाणा की यमुनानगर में एक महिला ने अपने पति और ससुर पर उसके साथ यौन हिंसा का आरोप लगाया है। ट्रॉमा सेंटर में इलाज करवा रही महिला ने अपने ससुर और जेठ पर रेप का आरोप लगाया। मामले के मीडिया में आने के बाद पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए। छत्तीसगढ़ के जसपुर में बम मिलने से सनसनी फैल गई। यहां के पत्थल गांव इलाके में एक दुकानदार को संदिग्ध अवस्था में कार्टन मिला। कार्टन खोला तो उसमें बम देखकर सबके होश उड़ गए। असम के गोलाघाट जिले में पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर 2 शिकारियों को अत्याधुनिक M22 राइफल और 303 राइफल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को कई राउंड गोलियां भी मिली। दिल्ली के ख्याला इलाके से दुर्लभ प्रजाति के 4 कछुए बरामद किए गए। पीएफए और दिल्ली पुलिस की टीम ने एक मीट शॉप पर छापा मारा और ये बरामदगी की। गाजियाबाद पुलिस ने एक जहरखुरानी गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली के ख्याला इलाके से दुर्लभ प्रजाति के 4 कछुए बरामद किए गए। पीएफए और दिल्ली पुलिस की टीम ने एक मीट शॉप पर छापा मारा और ये बरामदगी की। गाजियाबाद पुलिस ने एक जहरखुरानी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके साथ ही पुलिस ने हफ्ते भर पहले लापता हुए शख्स का शव बरामद कर लिया। दरअसल बदमाशों ने पुरुषोत्तम को रोडवेज बस से नशीला पदार्थ पिलाकर लूट लिया था। हरियाणा पुलिस ने खाकी को एक बार फिर शर्मसार किया है। फरीदाबाद की नीमका जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी ने खुलासा किया कि जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 4 सिपाहियों ने हरियाणा पुलिस की मुहर गर्म कर उसकी पीठ में दाग दी। यूपी के देवरिया में पुलिस का अमानवीय चेहरा दिखा। तालाब से निकाली गई लाश पर पुलिस वालों ने जूते रखे। पुलिस ने महिला के शव पर जूते रखकर उसके हाथ सीधे किए। महिला ने अपनी बेटी के साथ घरेलू कलह के चलते खुदकुशी की थी। पंजाब के पंचकुला में 300 नेत्रहीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग अपने हक की मांग करने विधानसभा के सामने धरना देने जा रहे थे। जम्मू में मानसिक रूप से कमजोर लड़कियों से रेप के विरोध में रैली निकाली गई। रैली में बच्चों समेत कई सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। सभी ने सरकार से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। एमपी के खंडवा में पुनर्वास की मांग पर जल सत्याग्रह के 8 दिन बीतने के बाद भी सरकार ने आंदोलन कर रहे लोगों की सुध नहीं ली है। मध्य प्रदेश के हरदा में किसानों का जल सत्याग्रह जारी है। नर्मदा में डूब क्षेत्र में आने वाले किसान पुनर्वास बांध का स्तर 260 मीटर से ऊपर न करने और ऐसी ही कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। भागलपुर में तो 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पूरा शहर बाढ़ की चपेट में है। सलमान खान के घर पर बप्पा पधारे हैं। हर साल की तरह इस साल भी सलमान के घर बप्पा का जोरदार स्वागत हुआ। जाने माने संगीतकार बप्पी लहरी के घर भी बप्पा पधारे हैं। बप्पी लहरी गणपति के बड़े भक्त हैं और हर साल अपने घर में गणपति की पूजा करते हैं। मुंबई के छोटे बड़े हर सितारे के घर गणेश चतुर्थी की धूम दिख रही है। विवादों में रहने वाली राखी सावंत के घर भी गजानन पधारे हैं। महाराष्ट्रियन कपड़ों में सजी राखी सावंत ने विघ्नहर्ता की पूजा की और फिर अपने ही अंदाज में जमकर खुशी मनाई। अभिनेता जितेंद्र चेंबूर के ऐसे गणपति पंडाल में पहुंचे जिसका नाम छोटा राजन है। यहां जितेंद्र ने गणपति के दर्शन किए और आधे घंटे तक रुके रहे। आज गणेश चतुर्थी है और देश भर में गणेश चतुर्थी की रौनक देखी जा रही है। मुंबई में खास तौर पर गणपति पूजा की धूम देखी जा रही है। यहां आज से 10 दिनों तक गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देगी। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने अपने घर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। गणेश चतुर्थी के इस खास मौके पर उन्होंने बप्पा से लोक कल्याण की कामना की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे ने भी अपने घर गणपति की स्थापना की। इस दौरान मुंडे का पूरा परिवार गणेश पूजा में शामिल हुआ। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भव्य आरती के साथ ही धूमधाम से गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई। इस आरती में हिस्सा लेने को हजारों की तादाद में भक्त मंदिर पहुंचे थे। अभिनेता ऋषि कपूर भी बप्पा का स्वागत करने के लिए उन्हें अपने घर ले गए। कार में बप्पा की मूर्ति को अपने साथ आगे बिठाए हुए ऋषि कैमरे में कैद हुए तो घर पर उनकी पत्नी नीतू सिंह बप्पा की अगवानी में जुटे दिखाई दी। स्वर्गीय राज कपूर ने इस परंपरा को शुरू किया था, तब से लगातार जारी है। अभिनेता नाना पाटेकर भी हर साल की तरह पूरे विधि विधान के साथ विघ्नहर्ता को अपने घर लाए। नाना पाटेकर के घर पर हर साल इसी धूमधाम के साथ गणपति विराजते हैं। कॉमेडियन सुनील पाल के घर भी बप्पा पधारे हैं। गणपति के रंग बिरंगे सुनील पाल ने घर में गणेश प्रतिमा को स्थापित करके भगवान गणेश की पूजा अर्चना की।
गणपति पूजा पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश सभी विघ्नों का निवारण कर देश को सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली बनाए। वडोदरा में राजघराने लक्ष्मी विलास पैलेस में रजवाड़ी अंदाज में गणपति की स्थापना की गई। खास सजावट के साथ हुई गणपति स्थापना के बाद बप्पा को शाही भोग लगाया गया। गुजरात के जामनगर में ओपन सौराष्ट्र मोदक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें एक 75 साल के बुजुर्ग ने 17 लड्डू खाकर प्रतियोगिता जीत ली। मध्य प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी की खासी रौनक देखने को मिल रही है। इंदौर के मशहूर खजराना मंदिर में विशेष गणेश आरती का आयोजन किया गया। भारत को ओलंपिक में 2-2 मेडल जीत कर दिला चुके पहलवान सुशील कुमार ने कुश्ती के ओलंपिक में बरकरार रहने पर खुशी जताई है। स्पॉट फिक्सिंग में फंसे राजस्थान रॉयल्स के निलंबित क्रिकेटर अजय चंदेला को जमानत मिल गई है। इसके साथ ही दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व रणजी खिलाड़ी बाबूराव यादव और दीपक कुमार को भी जमानत दे दी। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में फंसे तेज गेंदबाज एस श्रीसंत पर 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। श्रीसंत फिलहाल जमानत पर हैं। यूपी के मुगलसराय में रहने वाले कराटे खिलाड़ी सुनील सिंह का चयन जापान में होने वाले इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए हो गया है। भारत से सिर्फ 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिनमें से एक सुनील भी है। लिएंडर पेस ने यूएस ओपन में इतिहास रच दिया है। पेस ने मेंस डबल्स के फाइनल मुकाबले में अपने जोड़ीदार स्टेपनेट के साथ पेया और सोरेज की मात दी। सुनील की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होने की वजह से उसे जापान जाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन स्थानीय विधायक ने सुनील की आर्थिक मदद का वादा किया, जिससे सुनील के घरवाले उसके जीतने की दुआ कर रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्वी कुनार प्रांत में हुए एक ड्रोन हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 तालिबानी आतंकियों के साथ 10 स्थानीय लोग शामिल हैं। चीन के दक्षिण में स्थित गुआंगशी जुआंग प्रांत में एक स्कूल के सामने हुए भीषण विस्फोट में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 17 जख्मी हो गए। थाईलैंड के बैंकॉक एयरपोर्ट पर 288 यात्रियों और चालक दल के 14 सदस्यों को लेकर आया थाई एयरवेज का एक विमान उतरते समय एयर स्ट्रिप पर फिसल गया, जिससे 13 लोग घायल हो गए। और राजस्थान के उदयपुर में इतिहास के टीचर ताज मोहम्मद रंगरेज ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में साल का पहला करोड़पति बनकर इतिहास रच दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस शो के दूसरे हफ्ते में ही किसी ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं।